नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और मोहन भागवत पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे, तुमने देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी जमकर बरसे आरएसएस पर। बोले फिलहाल अंग्रेजों के गुलाम नफरत फैलाने में लगे हैं देश पर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब उम्र हो गई है, बोलते कुछ है, चाहते कुछ है और फिर बोलते कुछ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेडीयू के नेता राजीव रंजन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले एनडीए की सरकार के खिलाफ सीबीआई की बिसात बिछाकर रखती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब बॉलीवुड पर नजरें डाली जा रही हैं। आपको बता दें स्वामी चाणक्य का कहना है कि फिलहाल संतों को जो सेंसर बोर्ड होता है उसमें शामिल किया जाए ताकि जो देवी देवताओं का अपमान हो रहा है उसको रोका जा सके। इनके हिसाब से तो दोस्तों फिर कोई फिल्म ही रिलीज नहीं होगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर केजरीवाल का दोस्तों गुजरात में बड़ा ऐलान, हर महिलाओं को देंगे 1,000 रुपए महीना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आजादी में आरएसएस और बीजेपी का कोई योगदान नहीं, तारिक अनवर ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। वहीं पर मैनपुरी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर की यात्रा पर जमकर भड़के अखिलेश यादव। बोले फिलहाल यहां तो निभा नहीं पाए, वहां दूसरे राज्य में जाकर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले फिलहाल बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मुसलमानों का योगदान, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल के बाद मोदी पहुंचे गुजरात, लेकिन कांग्रेस की यात्राएं क्यों है गायब, ये उठ रहे हैं सवाल, बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी मदरसों की कार्रवाई को लेकर पीएफआई को लेकर और जो मुस्लिमों के ऊपर लगातार पिटाई की जा रही है उसके ऊपर जमकर बरसे। ओवैसी ने कहा कि सड़कों पर मुसलमानों को बांध कर मारा जा रहा है, लगातार मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे देश में दोस्तों बीजेपी का कानून चल रहा है और अदालतें और थाने वगैरह सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दोस्तों सरकार खुद ही ये फैसले लेने लगी कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, तो फिर मिल गया इंसाफ। क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार तो हिंदुत्व को आगे लेकर जाएगी, वो मुस्लिम को गलत ठहराएगी और हिंदू भाई को सही ठहराएगी, इसलिए क्योंकि इनको उनसे वोट चाहिए। और जब वोट ले लिए जाते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों को परेशान किया जाता है, देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया जाता है। आज जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं सरकार के ऊपर, आए दिन ये इल्जाम लगते रहते हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल पहले कई लोग सत्ता में आए, राजीव गांधी आए दोस्तों, नरसिम्हा राव आए और इंदिरा गांधी थी, कई लोग सत्ता में आए और चले भी गए। ओवैसी ने कहा कि इस बात को मत भूलना कि सत्ता में हमेशा नहीं रहोगे, एक ना एक दिन सत्ता से उतर जाओगे और उस दिन लोग तुमसे हिसाब मांगेंगे। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मोहन भागवत कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ा रहा है, जबकि उनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुस्लिमों के सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या बढ़ा रहा है। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ सारे कानून लाए जाते हैं, कभी जनसंख्या नियंत्रण, कभी लव जिहाद, तो कभी दोस्तों लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। आप समझिए ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है दोस्तों पिछले 2-1 साल से हो रही है और बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल भी उठते हैं। आप समझिए अगर किसी बेगुनाह के घर दोस्तों उसको गुनहगार समझकर बुलडोजर चला दिया तो उसकी तो संपत्ति दोस्तों जो उसने बड़ी मेहनत से घर बनाया था उसका तो गया। सिंपल सी बात यह है कि आप सरकार कौन होती है किसी के ये तय करने वाली कि इसके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि अदालतों का मजाक बना रखा है और उससे भी मजाकिया बात यह है कि अदालतें ये सब कुछ देख रही हैं, अदालतों के हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। सिंपल सी बात ओवैसी ने इन शॉर्ट बोल दी है कि अदालतों में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि दोस्तों सरकार वहां पर भी अपना दबाव बनाती है जजों पर। हमने खुद देखा जब एनआरसी के वक्त जस्टिस मुरलीधरन ने बीजेपी के खिलाफ
बयानबाजी की तो उनको रातों रात जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उम्र हो गई है अब नीतीश कुमार की, बोलते कुछ है करते कुछ है और चाहते कुछ है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल प्रशांत किशोर और जो नीतीश कुमार है दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। आपको पता हो अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार ने मुझे बुलाया था और कहा था कि मेरे साथ मिलकर काम करो, और मेरे साथ मिलकर काम करने पर मैंने मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के इस बयान पर नीतीश ने जवाब दिया था कि फिलहाल ये राजनीतिक लोग हैं, ये कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया प्रशांत किशोर को। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अब प्रशांत किशोर ये बोलते हुए नजर आए हैं नीतीश के बयान पर कि नीतीश कुछ भी बोल रहा है, वो बोलते कुछ है चाहते कुछ है और करते कुछ है। अब आप समझिए प्रशांत किशोर और नीतीश की लड़ाई राजनीतिक हो गई है दोस्तों। पहले तो नीतीश कुमार काफी खास हुआ करते थे प्रशांत किशोर के, अब वो प्रशांत किशोर के खास नहीं रहे। दूसरी बात दोस्तों, प्रशांत किशोर का कहना है कि पहले नीतीश कह रहे थे हम कांग्रेस के लिए बोल रहे थे कि कांग्रेस के साथ विलय कर लो, दूसरी बात में बोलने लगे नीतीश के नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यानी कि दोस्तों प्रशांत किशोर बेसिकली ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अपना दल बनाए वो बिल्कुल ठीक है, और नीतीश कुमार ने उनको एक्चुअल में ये वो दिया था ऑफर, ऐसा प्रशांत किशोर कहना चाह रहा है। लेकिन नीतीश का तो कुछ और ही कहना है कि उन्होंने ऐसा ऑफर कुछ नहीं दिया था। अब इन दोनों में से दोस्तों कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस का सपोर्ट बने हुए हैं बस भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा को खुद आगे लेकर बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का आरएसएस बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले अंग्रेजों के गुलाम नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी में आरएसएस और बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों कई लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, कई दिन वो जेलों में रहे। आपको बता दें नेहरू जी, गांधी जी और जितने भी उनके साथ लोग थे दोस्तों, उन लोगों ने कई दिन जेल में बिताए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने देश के लिए ऐसी आजादी दी है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का एक भी बंदा आजादी साथ नहीं दिया था आजादी की लड़ाई में। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब के सब अंग्रेजों के वंशज हैं, जो कि अंग्रेजों के गुलाम नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। देश में दोस्तों शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए हिंदू मुसलमान के नाम पर मुद्दों को भटकाया जाता है। आज देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में ही भिड़वा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो नागरिकता है, जो एक तरीके से जो प्यार और भाईचारा है दोस्तों, उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। आप समझिए आज एक मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मुद्दा हमारे सामने आ जाता है। देश की राजनीति दोस्तों मोदी सरकार ऐसे ही चला रही है, जिसको लेकर सीधा सीधा राहुल गांधी ने घेर लिया। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल जो लोग आजादी में साथ नहीं दिए उनको बोलने का कोई हक नहीं है। खास करके दोस्तों आप समझिए देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं दिया, चाहे वो बीजेपी हो या आरएसएस। तो दोस्तों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी खुद ही कहती है कि आरएसएस हमारा संगठन है, भले ही बीजेपी और मोहन भागवत मिलकर दोस्तों अब लोगों को जोड़ने में लगे हों, लोगों को झूठा झांसा दे रहे हों कि वोट लेने के लिए ऐसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस देश की जनता अब समझ चुकी है। एक आंकड़ा निकलकर सामने आया जिसमें 60% लोग देश के, आप समझिए 60% लोग देश के मोदी सरकार से नाराज हैं। यानी कि सिर्फ 40% लोग ही हैं जो कि कहीं ना कहीं वोट देंगे, और उसमें से भी दोस्तों 40% में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो शायद वोट कहने को तो बीजेपी के समर्थक है लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष की सरकार बहुत ही आराम से बन सकती है अगर दोस्तों सारा तालमेल बिठा लिया जाए। क्योंकि जब आंकड़ा निकलकर सामने आया तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि 60% लोग भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ है, और 60% वोट अगर कांग्रेस में तब्दील होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इजीली कांग्रेस की सरकार बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शशि थरूर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत फैलाई जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, नोटबंदी से कई लोगों की जान गई। आपको बता दें इन दिनों अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शशि थरूर और दोस्तों खड़से आपस में भिड़े हुए हैं। ऐसे में शशि थरूर और खड़से के बीच में मुकाबला है। अब बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मुकाबले में दोस्तों जो भी जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो ही पार्टी का कर्ता धर्ता होगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये जो अध्यक्ष रिमोट से नहीं चलेगा, बल्कि उसके पास पूरी पावर होंगी। जैसे कि आपने देखा है दोस्तों, बीजेपी में कहने के लिए जेपी नड्डा अध्यक्ष है, लेकिन अभी तक यही माना जाता है कि जितने भी बीजेपी के फैसले हैं दोस्तों, वो सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रिमोट की तरह काम करते हैं जेपी नड्डा। ये कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है और अब बीजेपी के ऊपर एक और सवाल दाग दिया है। यही कारण है दोस्तों जो शशि थरूर ने बीजेपी को घेर लिया। शशि थरूर ने कहा कि फिलहाल देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। एक तरफ राहुल गांधी है दोस्तों, जो देश के प्रधानमंत्री ना होकर भी बार बार लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के महान प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने पूरे 8 साल के कार्यकाल में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको याद हो दोस्तों, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी 2013-12 में, तब ये नरेंद्र मोदी ही थे जो मीडिया से बोलते थे कि आप सही सवाल नहीं पूछते देश के प्रधानमंत्री से। जबकि दोस्तों अपने कार्यकाल में लगभग दोस्तों 6 बार लाइव कॉन्फ्रेंस की थी मनमोहन सिंह साहब ने, आप समझिए। और 6 बार लाइव कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने जनता के सारे सवालों का जवाब भी दिया था। एक तरफ मनमोहन थे, दूसरी तरफ हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको दोस्तों लाइव कॉन्फ्रेंस से डर लगता है। एक भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं अगर मैं लाइव कॉन्फ्रेंस करूंगा, वहां पर सारी की सारी मीडिया मुझसे सवाल पूछेगी। जब सवाल पूछेगी दोस्तों, तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं होगा। अब जवाब नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सामने जो एक चेहरा बना रखा है या फिर जो एक इमेज बना रखी है नरेंद्र मोदी ने, वो पूरी तरीके से खुल जाएगी। हमने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहेंगे कि देश की बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आप 2014 से पहले देख लीजिए, ना देश में फिल्मों का विरोध होता था इतना खतरनाक, ना देश में दोस्तों कट्टरता हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा था, ना ही देश में नमाज को लेकर मुद्दे होते थे, ना देश में पूजा पाठ को लेकर मुद्दे होते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, तब से उसने एक एजेंडा सेट कर लिया कि हमें हिंदुत्व की राजनीति करना है और खास कर मुसलमानों को परेशान करना है। बीजेपी तो इसी फिराक में कि वो हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए मुस्लिमों को सेकंड क्लास बना दे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, स्वामी चाणक्य बोले फिलहाल फिल्मों में जो देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, अब सेंसर बोर्ड में शामिल करो संतों को, सनानंत को। आपको बता दे दोस्तों, ये स्वामी चाणक्य बोलते क्या है, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। इनके हिसाब से दोस्तों आप समझिए, जिनका कहना है कि संतों को जो यहाँ पर सेंसर बोर्ड में शामिल कर लो, कल मुस्लिम कहेंगे हमें भी सेंसर बोर्ड में शामिल कर लो, परसों सिख कहेंगे हमें भी शामिल कर लो, मजाक उड़ाया जाता है हमारी फिल्मों का, फिर ईसाई आएंगे वो कहेंगे हमें भी शामिल कर लो। मतलब सेंसर बोर्ड, आप समझिए दोस्तों, पहले बॉलीवुड इन सब चीजों से अछूता था, लेकिन मोदी सरकार जब से सत्ता में आई, पूरा बॉलीवुड का सत्यानाश हो गया। बॉलीवुड दोस्तों पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन आज हमारे बॉलीवुड की फिल्मों का पिटना, बुरा हाल होना, उसके आगे साउथ की चलना, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि आप देख लीजिए 2014 के बाद से मोदी सरकार ने सेंसर बोर्ड में कई ऐसे लोग घुसेड़ दिए दोस्तों, जो लोग कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर हर फिल्म को घेरते हैं और कुछ ना कुछ कर उस फिल्म में मिस्टेक निकाल ही लेते हैं। कभी कहते हैं इसमें हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा है, कभी दोस्तों कहते हैं कि इसमें रावण को गलत तरीके से बताया गया है, कोई कहता है हनुमान को चमड़े के कपड़े पहना दिए गए हैं। पहले भी दोस्तों फिल्में आती थी, पहले भी ये सब कुछ होता था, लेकिन तब तो कोई जो है आवाज नहीं उठती थी, क्योंकि सबको पता था कि देश में एक ऐसी सरकार है जिसके राज में अगर हमने हंगामा किया तो जेल में पड़े हुए मिलेंगे। लेकिन अब इन लोग को खुली छूट है। जितने भी दोस्तों आप समझिए,
जितने भी लोग हैं जो संगठन चला रहा है अपने, उनसे ही रोजी रोटी जिनकी चल रही है, जो कि आप समझिए राम के नाम पर दोस्तों क्या फैलाते हैं। आप अच्छे जानते हैं कि हमारे देश में जो हिंदू और मुस्लिम, दोस्तों आपको पता भी है जय श्री राम का नारा कितना पावन है और इसको सिर्फ अच्छी जगह पर ही लगाया जाता है। लेकिन हमने आजकल देखा है किसी को पीटा जा रहा है तो इस नारे का यूज कर दिया जाता है और इस नारे का जो है यहाँ पर अपमान किया जाता है। यही कारण है जो बार बार दोस्तों इस चीजों पर सवाल उठते हैं, स्वामी चाणक्य हो या अदर कोई सनातन हो दोस्तों, वो जानबूझकर नफरत फैलाने का काम करते हैं। बॉलीवुड में भी अब मिस्टेकें निकाली जा रही हैं, जान कर कभी खान्स को टारगेट किया जाता है दोस्तों, तो कभी फिल्म के कलाकारों को टारगेट किया जाता है कि इनकी फिल्म को बायकॉट करो। इससे दोस्तों किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, देश का ही नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है हमारा देश क्रिकेट, बॉलीवुड यानी कि क्रिकेट फिल्में इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है और उन चीज को धीरे धीरे कर खत्म किया जा रहा है। अब जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि देश की जो पहचान बनी थी वो धीरे धीरे कर शुरू हो जाएगी मिटना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 26 साल से गुजरात को लूट रही बीजेपी की सरकार, ये सारे के सारे कंस के रिश्तेदार हैं, इन सबका विनाश करने के लिए, सफाया करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। आपको बता दें दोस्तों केजरीवाल की राजनीति बड़ी ही अलग और बिल्कुल अलग यानी क्लीन ही होती है। लेकिन दोस्तों केजरीवाल की राजनीति को अगर आप देखें तो केजरीवाल बड़ी ही बेचारी राजनीति करते हैं। बेचारी से मेरा मतलब है कि केजरीवाल को पता है कि जनता के सामने अपने आप को सबसे सीधा और भोला कैसे बनाना है। अब आप देखिए जैसे कि केजरीवाल कहते हैं कि राहुल गांधी आए मुझे गाली बक गए, प्रियंका गांधी आए गाली बक गई मुझे, वो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आए मुझे गालियां देते हैं कि ये सब कुछ फ्री फ्री करता है। इस तरीके से मासूम बन जाते हैं और यही बात बीजेपी पर भारी पड़ रही है। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि केजरीवाल का तोड़ कैसे निकाला जाए। आपने देखा अभी एक दिन पहले केजरीवाल के पोस्टर लगा दिए गए टोपी पहने हुए और उस पर लिख दिया गया कि मैं हिंदू धर्म को का जो है यहाँ पर नहीं मानता, इसको मैं बेवकूफी मानता हूँ। जिसके बाद उल्टा दोस्तों आप समझिए हिंदू धर्म का ही अपमान किया बीजेपी वालों ने अपनी सत्ता के लालच में, ये लाइन लिख दी और जो केजरीवाल के पोस्टर लगा दिए जगह जगह। अब केजरीवाल ने इन लोगों को कंस बता दिया, बोले सब के सब कंस के रिश्तेदार हैं और कंस के रिश्तेदारों का अंत करने के लिए ही मुझे जो यहाँ पर भेजा गया है ऊपर से। अब बीजेपी सोच रही है कि गुजरात में आखिर कौन सा ऐसा खेल खेला जाए जो अरविंद केजरीवाल से बच लिया जाए। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया लगी हुई अपने काम पर। मीडिया चाह रही है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार जो है वो गुजरात में अपनी सत्ता बचा ले। लेकिन एक चीज हमने देखी कि कांग्रेस गुजरात से गायब क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए केजरीवाल एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर बीजेपी अपनी रैलियां कर रही है, फिर नरेंद्र मोदी जा रहा है गुजरात दौरे पर। लेकिन दोस्तों कांग्रेस यहाँ से नजारत है, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब भी चुनाव आते हैं दोस्तों तो कांग्रेस प्रचार से गायब क्यों रहती है। आप समझिए हार का एक ये कारण भी बहुत बड़ा होता है। पिछली बार जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तो कांग्रेस की कहीं भी सरकार नहीं बनी, लेकिन उसके बाद कई बैठकें हुई, ये भी तय हो गया कि अब अध्यक्ष कौन होगा, चुनाव भी हो रहा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की छवि सुधार दी। तो क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी को पता चल चुका है कि चुनाव में उनको अच्छा खासा वोट शेयर मिल रहा है या वो चुनाव जीत रहा है। देखना यह है कि गुजरात का जो तिकोनी मामला है आखिरकार यहाँ पर बाजी कौन मारने वाला है, क्योंकि कांग्रेस हमें हिमाचल में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू गुजरात। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गुजरात से अगर कंपेयर किया जाए हिमाचल को तो वहां पर कांग्रेस का सरकार बनती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू गुजरात। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी।